समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक लॉरी में कुछ पत्थर की मूर्तियां और साथ ही साथ कुछ टाइल्स जा रहे थे। आपस में जब टकटक हुई तो टाइल्स ने मूर्ति से पूछा कि भाई देखो, भगवान ने कितना अन्याय किया हमारे साथ। मूर्ति ने कहा कि वो कौन सा अन्याय हुआ। उसने कहा कि देखो, हम दोनों ही पत्थर हैं, एक ही खान से निकले हैं, एक ही व्यक्ति ने हमें निकाला, एक ही व्यक्ति को हमें बेचा, फिर भी तुम जाके मंदिर में मूर्ति के स्थान पे स्थापित हो जाओगे और तुम्हारी लोग पूजा करेंगे और मैं तो पैरों तले रौंदा जाता रहूंगा। मूर्ति ने कहा, देखो, जब हम लोग निकले थे तो एक ही जैसे थे, पत्थर थे, लेकिन जब मूर्तिकार ने छेनी हथौड़ी चलानी शुरू की तो तुम टूट गए, लेकिन मैंने सैकड़ों, हजारों, लाखों छेनी हथौड़ी की चोटें खाई और तब तक सहता रहा जब तक कि मेरी आंख, नाक, कान जैसा मूर्तिकार बनाना चाहता था वैसा नहीं बन गया। चूंकि मैंने सहन किया इसलिए मैं मूर्ति बन गया, लेकिन तुम सहन नहीं कर पाए इसीलिए तुम टूट गए और अब जाकर के वहां पे टाइल्स के रूप में लगाए जाओगे। टाइल्स की बात समझ में आ गई थी कि सचमुच यदि मूर्ति बनना हो, यदि सम्माननीय बनना हो, यदि पूजनीय बनना हो तो हमें सहन करना पड़ता है। बिना सहन किए कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता है। तो मित्रों, टूटे नहीं। जीवन में समस्याएं तो बहुत आती हैं, परिस्थितियां बहुत आती हैं, कई बार समस्याएं, परिस्थितियां हमें तोड़ देती हैं, लेकिन यदि हम टूट गए तो शायद हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचना चाहते हैं। तो टूटे ना, अपना हिम्मत, अपना हौसला बनाए रखें, सहनशील बने और तब तक सहन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, संघर्ष करते रहें जब तक कि एक सुंदर मूर्ति ना बन जाए। ऐसे सुंदर प्रसंग के साथ, बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। भ्राता जी, प्रसंग तो बहुत प्रेरक है कि हम सहन करें और उसके पश्चात हम मूर्ति बन जाएं, लेकिन सहन करना आज के दौर में थोड़ा सा कठिन हो गया है। दो शब्द हैं, सहनशील बनना और सहन शक्ति रखना। जी। जिनके पास शक्ति है उन्हें सहन करना सहज लगता है, वो एंजॉय करते हैं सहन करने को, और जिनके पास शक्ति नहीं है उन्हें सहन करना माना टूटना ऐसा लगता है। तो हमें अपने अंदर शक्तियों को बढ़ाना चाहिए और अपनी मेंटेलिटी को ऐसा बना देना चाहिए कि हम सहन भी सहज भाव से करें। सहन करना ही पड़ेगा, अगर कुछ बनना है तो हथौड़ियों की चोट खानी ही पड़ेगी, ये थोड़ा भारी करता है मनुष्य को। लेकिन हम सहज भाव से सहन करेंगे। ये जो सहज भाव है ना, इजी नेचर, ये मनुष्य के अंदर सहन शक्ति भर देती है। और सच तो ये है कि सहन शक्ति का स्वरूप ये है कि सहन करने वाले को ये भी आभास न हो कि वो सहन कर रहा है। लेकिन शायद ये बहुत ही ऊंची आध्यात्मिक स्थिति होगी कि हमें महसूस ही ना हो कि हम सहन कर रहे हैं। अन्यथा ऐसा हो गया, जैसे मैंने कहा भ्राता जी, कि किसी ने 2 कहा हम 4 कहते हैं, किसी ने 4 कहा हम 8 कहते हैं। आजकल ऐसी प्रवृत्ति हो गई है। इसी के लिए राजयोग की आवश्यकता होती है। मेरे अपने जीवन के बहुत अच्छे अनुभव रहे। हम समर्पित हुए, 46 ईयर्स से ज़्यादा हो गए हैं। एक संगठन में आ गए, हमें पहले ही बता दिया गया था बहुत सहन करना पड़ेगा, लेकिन सच तो ये है कि हमें लगा ही नहीं कि हमने कुछ सहन किया। लगा ही नहीं कुछ सहन किया है। सेवा मिली, सेवा ऐसी थी थोड़ी जिसको भारी कहा जाए, जहाँ गर्मी बहुत थी, धुआं बहुत था, राख भी बहुत उड़ती थी, आंखों में भी लगती थी, थकान भी बहुत होती थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि उन दिनों हमने उसको एंजॉय किया। मैं हंसी में कहा करता था, ये धुआं हमारी आंखों का सारा मैल निकाल देगा, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। तो लोग हंसते थे कि क्या छोटा सा लड़का बकवास करता है। तो लेकिन मैं उसको आराम से सहन करता था। हमारे यहाँ क्योंकि साधन बहुत कम थे, ऊपर सिर के ऊपर का जो हिस्सा है छत से नीचे तक का, वो धुएं से भरा रहता था। कभी तो धुएं में हम काम करते रहते थे और हम क्या सोचा करते थे, वाह सूक्ष्म वतन में काम कर रहे, वाह प्रभु तेरी लीला। तो लगा ही नहीं कि हम धुएं के बीच काम कर रहे। धुएं के बीच काम करना बहुत कठिन काम होता है, सफोकेशन हो सकता है, कष्ट हो सकता है। हम ये नहीं सोचते थे आगे चल के हमें कुछ कठिनाई हो जाएगी, नथिंग। जब मनुष्य एंजॉय करता है
तो उसको सहन करना भी एक खेल बन जाता है, ये हमने देखा। ये जो शक्ति भ्राता जी आप कह रहे हैं कि आ जाए तो बहुत इजी हो जाता है, तो राजयोग का क्या विशेष अभ्यास इसमें हो कि मेरी सहन शक्ति बढ़ती चली जाए, क्योंकि ये बहुत कम है, ये देखा जाता है। यदि किसी ने कुछ कहा नहीं कि हम बिल्कुल उबल पड़ते हैं या बाहर हमारी भी बातें निकल पड़ती हैं। तो ये सहन शक्ति सचमुच आज के दौर में बहुत जरूरी बहुत ही आवश्यक है। और जिन परिवारों में या जिन संबंधों में व्यक्तियों में सहन शक्ति है, तो वो छोटी मोटी बातों को जी मान लीजिए सास बहू के बीच की ही बात है। अब सास ने कुछ कहा, यदि बहू थोड़ी सहनशील है तो बात ठीक हो जाती है, लेकिन बहू ने भी यदि कुछ बोल दिया तो फिर वो विस्फोटक स्थिति हो जाती है। फिर बड़ी को सास को होगा, मैं बड़ी घर की मालकिन, तुम कल की आई छोकरी, और ऐसे ऐसे बोलते निकल जाए यहाँ से। ये बहुत बोलते हैं ऐसे। तो वास्तव में ये सहन शक्ति, टोटल शक्ति, ये एक एनर्जी है, ये आत्मा की एक क्वालिटी है, आत्मा शक्ति स्वरूप भी है। और ये शक्ति का वास हमारे मन में होता है। तो हुआ क्या है कि मन में क्रोध आते आते, इम्प्योरिटी बढ़ते बढ़ते, व्यर्थ संकल्प चलते चलते मन की शक्तियां क्षीण होके वो बहुत कमजोर हो गया है। अभी राजयोग में क्या होता है कि हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को सर्वशक्तिवान से जोड़ देते हैं, तो उसकी शक्तियां हमारे मन में प्रवेश करने लगती हैं, तो हमारा मन फिर से पावरफुल बनने लगता है। एक तो ये अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर भी हम करेंगे ना, 1 मिनट मान लो हमने अपने मन का कनेक्शन जोड़ा ऑलमाइटी से, 1 मिनट में उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएंगी। कोई 5 मिनट जोड़ दे तो बहुत सुंदर हो। फिर रोज सवेरे उठकर, ये एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास सहन शक्ति है, स्वीकार करें, 7 बार कर दें। तो इसमें क्या होगा, वो जो शक्तियां हमें मिली है ना ऊपर से, अब वो सहन शक्ति के रूप में जागृत हो जाएंगी, और मनुष्य को लगेगा कि अब उसके लिए कोई बात सहन करना बिल्कुल सहज है। तो एक योग अभ्यास किया जाए। दूसरा ये अभ्यास, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे पास सहन शक्ति है, मैं आराम से सहन कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये अभ्यास करके देखेंगे तो सोई हुई सहन शक्ति जागृत हो जाएगी, क्योंकि सहन करने की शक्ति सबके पास होती है। आप देख लीजिए, हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अपना भोजन लेकर गए, सब कुछ ठंडा हो गया है, रोटी भी ठंडी, सब्जियां भी ठंडी, हम उसका आनंद लेते हैं, वाह मजा आ गया, अरे मजा आ गया तो ट्रेन में भोजन खा के। और वैसा ही ठंडा भोजन यदि घर में मिल जाए तो शायद बहुत गड़बड़ हो जाए। तो देखिए, ये सहन शक्ति सबके अंदर है, कहीं हम उसे यूज करते हैं तो कहीं यूज नहीं करते। हम सबको ये जान लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, सहन शक्ति हमारे सबके पास है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके पास सहन शक्ति ना हो, उसे केवल यूज करना है। बिल्कुल भ्राता जी, कई लोग सहन शक्ति को थोड़ी सी कायरता मानते हैं कि अपने आप को जब तक आप दिखाएंगे नहीं, जब तक कुछ बोलेंगे नहीं, तब तक सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अन्याय करता रहेगा, दबाव डालता रहेगा। तो ये सहन शक्ति किस हद तक, कैसे से समझें कि ये सहन शक्ति है और ये कायरता है, कैसे इस चीज को समझा जाए? हो रहा है ना, ये जो व्यक्ति सहनशील है, लोग उसको कमजोर समझते हैं और बार बार बोलते रहते हैं, बोलते रहेंगे, दबाते रहते हैं। हमारे यहाँ भी एक लड़का है, बड़ा सहनशील, मुस्कुराता रहता है, लोग उसे बोलते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा है, वो मुस्कुराता ही रहता है। फिर लोग उसकी महिमा करते हैं, यार ये वंडरफुल व्यक्ति है, हम इतना बोल रहे हैं, इस पे कोई असर ही नहीं चलता है, तो पत्थर की मूर्ति है। तो उसने अपनी मेंटेलिटी बना ली है कि किसी के भी कुछ कहने से नो इफेक्ट, वो मुस्कुराता ही रहेगा। तो ऐसे कई लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन अधिकतर ये होता है जो ऐसे सहनशील होते हैं, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या मिसयूज कर लेते हैं, या उन्हें ज्यादा काम देते हैं, या बोलते ही रहते हैं। तो एक्चुअली तो जब ऐसी संगठन की बात हो, परिवार हो, और एक व्यक्ति देखे कि उसे सहन करना ही पड़ रहा है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल बदल नहीं रहा है, तो कहीं कहीं सहनशीलता के साथ अच्छे शब्दों में प्रत्युत्तर भी कर देना चाहिए। और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि यदि हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है
कि जब हम दूसरों को रेस्पॉन्स करेंगे, प्रत्युत्तर करेंगे, तो क्रोध से नहीं, स्वमान से, तो हमारे बोल का इफेक्ट दूसरों पर भी होगा और तब कहीं ना कहीं वो भी सावधान होंगे कि इनकी सहनशीलता का गलत फायदा न उठाया जाए। जी, मतलब भ्राता जी स्थितियां देख लेनी चाहिए, उसके अनुसार हमें अपनी सहन शक्ति कहाँ पे रखनी है और कहाँ सही शब्दों का उपयोग करना है, इस चीज को हमें समझ करके कार्य में लगाना चाहिए। मैं जो बात शुरू की थी उसके साथ ही इसका एंड करेंगे। सहनशीलता के साथ सहन शक्ति भी हो, यानी हम अपने स्वमान में भी स्थित हों तो हमारी सहनशीलता एक महानता बन जाएगी। देखो, एक महान व्यक्ति सहन करता है, उसका गायन होता है। एक साधारण व्यक्ति सहन करता है, उसे लोग कमजोर समझते हैं। ये अंतर हो जाता है, दिखाई देता है। बड़ों की सहनशीलता का गायन होता है, अरे महात्मा गांधी इतने सहनशील थे। तो ये समझने की बात है। स्वमान, सहन शक्ति और मैं एक महान आत्मा हूँ, इसकी स्मृति हमारी सहनशीलता में रौनक लाएगी, एक रौनक रहेगी, वो हमारी खूबी लोगों को नजर आएगी और तब हमारी सहनशीलता के समक्ष अनेकों के मस्तक झुकेंगे। एक आम व्यक्ति यही सोचेगा ना कि चलो जो बात हो रही है, चलो अभी इसको निपटाओ और खत्म करो। क्या लाभ है सहनशीलता का? यदि मैं सहनशील बनना चाहता हूँ, यदि लोगों की बातें आ भी रही हैं लेकिन फिर भी मैं धैर्यचित हूँ, शांत हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, सहनशील हूँ, कुछ ऐसा प्रत्युत्तर गलत नहीं दे रहा हूँ, लाभ क्या है यदि मैं सहनशील बनता हूँ? एक्चुअली लाभ ही लाभ हैं। प्रैक्टिकल फील्ड में देखें तो दूरियां खत्म हो जाती हैं, संबंधों में प्यार रहता है और जो एक प्रैक्टिकल धरातल पे जो हम देखते हैं। लेकिन असली फायदा है कि जो व्यक्ति सहनशील है उसकी मन की शक्तियां वेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि उसे गुस्सा नहीं आएगा, वो परेशान नहीं होगा, वो दुखी नहीं रहेगा, मुस्कुरा दिया, खत्म, मन स्थिर है। तो उसकी जो शक्तियां बहुत सारी है ना मन की, वो एकाग्र रहेंगी और ये शक्तियां उसको भविष्य में सफल होने में बहुत बड़ा काम करेंगी। बिल्कुल, मतलब ये सबसे बड़ी प्राप्ति। और जो मनुष्य असहनशील होकर, परेशान रहकर, क्रोधित होकर, व्यर्थ विचार करके अपनी शक्तियों को नष्ट कर लेता है, उसकी सफलता का मार्ग बहुत बिल्कुल ऐसा हो जाता है कठिनाइयों से भरा हुआ। जी 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 जी, इसीलिए हम सहनशील जरूर बने, क्योंकि इससे हमें फायदा ही फायदा होगा। भले हम बोल देते हैं तो नुकसान भी हो जाए, संबंधों में खटास आ जाए, लेकिन शायद इससे सामने वाले के मन में हमारे लिए बहुत प्रेम और सम्मान का भाव बढ़ जाता है। दादा जी, कुछ मेल्स आए हैं। इसमें पहला मेल आशा जी का कोलकाता से है। ये कहती हैं कि मेरे पति का जो जॉब है बार बार छूट रहा है, उनका दिमाग जल्दी से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, इसीलिए वो हर जगह पीछे रह जाते हैं और इसी वजह से उनकी नौकरी भी छूट जाती है। मैं उनके लिए किस प्रकार का योग का अभ्यास करूं? हाँ, देखिए, चेक कर लेना होगा कि उनके ब्रेन में क्या गड़बड़ है। डॉक्टर को दिखा के उनकी सलाह भी ले लेनी चाहिए और कोई छोटी मोटी दवाई मिले उसको भी यूज कर लेना चाहिए। कुछ लोग अभाव था कि किसी ने कुछ बोला, थोड़ी सी देर में समझ में आता है और फिर वो देर से रिस्पॉन्स करते हैं, शायद ऐसी कोई समस्या? बिल्कुल यही होगा कि ब्रेन का लेवल काफी कम है, तो लोग अभी जहाँ काम हो रहा है वहाँ तो मनुष्य चाहेगा ना फटाफट काम हो, लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, समझें, रेस्पॉन्स करें, अच्छा चले। अब वहाँ वो स्कूल तो है नहीं कि टीचर बार बार समझाएगा उस बात को बच्चों को, वो तो इरिटेट होंगे और कहेंगे निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग बहुत घूम रहे हैं नौकरियों के लिए। इसको एक तो पवित्र भोजन उनको खिलाना होगा। और ये व्यक्ति अगर मेडिटेशन कर ले, प्रारंभ करे, आधे घंटे से प्रारंभ करे और उसको बढ़ाए, तो इनका बुद्धि का लेवल थोड़ा सा विकसित हो सकता है। साथ साथ इसको रोज सवेरे उठकर ये अभ्यास भी करने चाहिए, थोड़ा जल्दी उठे, लक्ष्य बना ले कि मुझे अपनी बौद्धिक पावर को बढ़ाना है, तो सवेरे उठ के अच्छा अभ्यास करे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी बुद्धि बहुत सुंदर है, मेरी बुद्धि का लेवल बहुत अच्छा है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, उसने मुझे श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान की। ऐसा कई बार चिंतन करें तो इनकी बुद्धि जो सुसुप्त है ना, उसमें कई केंद्र सुसुप्त हो गए हैं, वो जागृत हो जाएंगे और इनको कहीं ना कहीं अवश्य मदद मिलने लगेगी। और इनकी जो मैसेज है, जिसने ये मैसेज भेजा है, उसको चाहिए ये इसको रोज पवित्र भोजन खिलाएं। भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इनको पानी चार्ज करके दें। पानी चार्ज करने के रिजल्ट बहुत ही अच्छे निकल रहे हैं जी। आज भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आया था, किसी ने केवल पानी चार्ज करके पिया
और उनकी कई बीमारी ठीक हो गई। मैंने कहा उनको कि लिख के दो हमें अपना अनुभव, हम जी। फिर बताएंगे यहाँ पर। तो बहुत अच्छा है, वो उसको चार्ज करके पानी पिलाएं, पवित्र भोजन खिलाएं और उसके ब्रेन को एनर्जी देनी है 10 मिनट। चाहे वो खुद राजयोग सीख लें, चाहे ये उनकी जो मिसेज है वो करे। विधि यही, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये हमारे सभी दर्शक बहुत अच्छी तरह सीख लें, क्योंकि हर व्यक्ति इंडिविजुअल आके पूछता है मैं तो जानता नहीं कैसे ब्रेन को एनर्जी देनी है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ये 3 बार करके हाथ यहाँ रख दें 1 मिनट, और ऐसा फिर करें 1 मिनट, 10 मिनट करें तो 10 मिनट इनको ये एनर्जी देंगे ब्रेन की। क्योंकि क्या हो गया है कि हर मनुष्य का ब्रेन लगभग आजकल, मैं ऐसा कह सकता हूँ 80% लोगों के ब्रेन वीक पड़ते जा रहे हैं। मनोविकारों के कारण, काम वासना के कारण, क्रोध के कारण, ईर्ष्या द्वेष के कारण, निगेटिव थिंकिंग के कारण जो ब्रेन की शक्तियां हैं ना, वो तेजी से नष्ट होती जा रही। मनुष्य इस बात को समझ नहीं पा रहा है। तो अब इसको भी रोकना पड़ेगा कि हम जरा संभलें कि ब्रेन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उससे इम्पोर्टेंट तो कोई चीज ही नहीं मनुष्य के पास। तो उसकी शक्तियों को हम नष्ट न होने दें। ये उन व्यक्तियों को सावधानी पूर्वक युवकों को ध्यान देना चाहिए जिनका ब्रेन बहुत अच्छा है, वो भाग्यवान है, और उन्हें लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें अपने ब्रेन को डाउन नहीं होने देना है, ब्रेन को एफिशिएंट, एनर्जेटिक रखना है। तो इन चीजों से बचेंगे। काम वासना, क्रोध, व्यर्थ का चिंतन, ईर्ष्या द्वेष, घृणा, लड़ाई झगड़ा, इनसे ब्रेन की शक्तियां नष्ट होती हैं। तो इन पर सावधान रखें और ब्रेन को एनर्जी देंगे तो इनके ब्रेन में सुधार होने लगेगा और ये सफल हो जाएंगे। बिल्कुल। दादा जी, अगला मेल हमारे पास एमपी से मुरारी लाल मेहरा जी का आया है। ये कहते हैं कि मैं अपना मकान बना रहा हूँ, उसमें बहुत विघ्न आ रहे हैं। थोड़ा काम होता है फिर कोई ना कोई विघ्न आ जाता है। क्या कुछ विशेष का योग अभ्यास मैं कर सकता हूँ जिससे कि ये जो विघ्न आ रहे हैं खत्म हो जाएं? हाँ, एक योग अभ्यास की राय देने से पहले मैं इन्हें एक चीज और सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हमने भी हमारे यहाँ भी सेंटर्स में बहुत सारे मकान बनते रहते हैं। अगर मकान में कोई भी वास्तु दोष आ गया है तो विघ्न बहुत आते हैं। इसलिए किसी वास्तुकला विशेषज्ञ को बुलाकर दिखा लेना चाहिए, भाई यहाँ कोई वास्तु दोष तो नहीं है, हमारी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है दरवाजा किधर है, किचन किधर है, बाथरूम किधर है, छोटी छोटी चीजें दिखा के अभी इन्हें विघ्नों को नष्ट करना है। तो आज से ये शुरू कर दें, सवेरे आंख खुलते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, 7 बार याद करके संकल्प करें हमारे इस कंस्ट्रक्शन में जो भी विघ्न आ रहे वो नष्ट हो जाएं। जैसे आदेश दें उनको, क्योंकि विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हम सबके पास। दूसरी चीज, कोई भी इनमें से, इनकी मिसेज हो, ये स्वयं हो, जिनका अच्छा योग अभ्यास होता हो, 1 घंटा योग अभ्यास करेंगे फॉर 21 डेज। इसी स्वमान से मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ 3 बार याद करके, और फिर 1 घंटा बहुत अच्छा योग करें दिन में, कभी भी शाम को। अमृत वेला योग अपने लिए होता है, ये योग ब्रह्म मुहूर्त के अतिरिक्त करने होते हैं। 21 दिन ये करेंगे तो कोई बाधा अगर आ रही हो तो वो भी ठीक हो जाएगी और इनका निर्माण कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। जी, जब कोई कार्य शुरू करते हैं और वो कार्य बीच बीच में अधूरा होते जाता है तो बहुत ज्यादा कठिनाई होने लगती नहीं, है। मकानों में होता है। आज पानी नहीं आ रहा है, जी जी जी, आज मजदूर नहीं आए हैं, आज सीमेंट का ट्रक बीच में रुक गया, ट्रक खराब हो गया है बिना मतलब। ऐसा ही एक प्रश्न आया था हमारे पास, फोन कॉल आया था इस बात से ही। वो कहते हैं कि वो ऑटो चलाते हैं, मुंबई से उनका फोन था, और कह रहे हैं कि पिछले 1 मास से जब भी मैं सवारी लेके निकलता हूँ ऑटो में, कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, उन्होंने कहा कि किसी ने मेरे ऑटो पे कुछ करा दिया है। तो ये भी ऑटोमेटिकली अपने ऑटो को ठीक कर लें। जब ये शुरू करें, जी जी, चलाना शुरू करें, 3 बार याद कर लें मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। बस 3 बार याद करके स्टार्ट करें, चलें, फिर सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही शुरू कर रहे हो तब ये कार्य कर लें तो फिर सारे दिन में कोई विघ्न ऐसा नहीं आएगा। चलिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी संजीवनी का काम करेगा, क्योंकि बेचारे वो जो पैसेंजर होते हैं वो भी कहते हैं क्या खराब सा ऑटो है तुम्हारा, वो भी सुनना पड़ता है, कमाई भी नहीं होती है। दादा जी, अगला मेल हमारे पास नंदिनी जी का तेजपुर असम से आया है। ये कहते हैं कि मेरा बेटा 20 साल का है, जन्म से ही उसका राइट हैंड ठीक से काम नहीं करता,
वो दिखने में भी थोड़ा छोटा है। इससे उसमें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है और वो डिप्रेशन में रहता है। पढ़ने में होशियार है, दिखने में भी बहुत सुंदर है। क्या करें जो उसका डिप्रेशन दूर हो? और ये जो कॉम्प्लेक्स है कि भाई हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा या कद शायद थोड़ा छोटा है, क्या करें? अब देखिए, छोटे कद के युवक तो बहुत हैं संसार में, मनुष्य बहुत हैं। किसी का 4.5 फुट है, किसी का 5 फुट की ऊंचाई है, ये तो हैं। तो इनको ये सोचकर खुश रहना चाहिए कि हमारे साथी बहुत हैं, हम अकेले थोड़ा ही हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे ज़्यादा ये फोकस न करें और इनको हमेशा सोचना चाहिए कि मनुष्य का महत्व उसके कद से नहीं, उसकी योग्यताओं से होता है। उसका ब्रेन कितना पावरफुल है, उसके मन की शक्ति कितनी बढ़ी चढ़ी है, इस पे डिपेंड करता है उसके भविष्य की सफलता। रही बात, लोग उसे छेड़ेंगे, उससे छोटे भी तो बहुत होते हैं, 3 फुट के ही रह जाते हैं, बोने रह जाते हैं लोग बहुत। वो भी तो जीते हैं, कई बोने हमने देखे, बड़े खुश आनंदित मस्त रहते हैं। तो जैसी भी ये स्थिति है, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं है, इसको लोग प्रभुदेन भी मानते हैं या कुछ भी इसे कह लें, इसे स्वीकार करें और इसी से अपने कैरियर को ऊंचा बनाने का लक्ष्य बनाएं। अब इनका क्योंकि एक हाथ भी खराब है, डॉक्टर्स को तो दिखाना ही चाहिए, कहीं नस दब रही है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, आजकल मैग्नेट थेरेपी, ये बहुत अच्छी अच्छी थेरेपी चली हैं। मसाज थेरेपी, जिससे नस खुल जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े स्पेशलिस्ट जिस चीज को नहीं पकड़ पाते, एक गांव का आदमी जो अनुभवी है, एक नस दबा के सब कुछ खोल देता है। तो ऐसे का भी प्रयोग कर लेना चाहिए। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल चीज है और जो इनके पीछे रियलिटी है, वो भी हम सबके समक्ष रखना चाहेंगे। जो कुछ मनुष्य के साथ हो रहा है, जो कुछ उसे प्राप्त हो रहा है, उसका कारण उसके पूर्व जन्मों का कर्मों का खाता ही है। माँ बाप इसके अच्छी कद के हो सकते हैं, हाथ भी उनके अच्छे होंगे, लेकिन इसको ऐसा मिला क्योंकि इसका पूर्व जन्मों का कर्मों का खाता इसी तरह का है, जो उसने अफेक्ट कर दिया इसको। अब उसको ठीक करने के लिए इसकी माँ को, जिसने भी ये मैसेज भेजा है, 1 घंटा रोज बहुत अच्छा पावरफुल राजयोग, जिसे हम कहते हैं मेडिटेशन, वो करना चाहिए। इसके लिए अपने लिए सवेरे करेंगे, इसके लिए दिन में कोई भी 1 घंटा सेलेक्ट करके बहुत अच्छी तरह योग करें, इसके कल्याण के लिए। तो इसके वो भी कर्म नष्ट हो जाएं जिनके कारण इसको ये सब बाधाएं हुई हैं। 3 मास करें। देखिए, अब इस चीज को ठीक करने की जरूरत नहीं कि इनका कद बढ़े, लंबाई बढ़ जाए, लेकिन इनका हार्ट ठीक हो जाए और जो इनके अंदर योग्यता है, जो बुद्धि है, वो निरंतर विकसित होती रहे, उसमें कोई गड़बड़ ना हो। ये कह रही है भ्राता जी, ये है बहुत होशियार, दिखने में भी बहुत सुंदर है, लेकिन बस ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको, उसके कारण ये थोड़ा डिप्रेशन में इसको भी हमारे सेवा केंद्र पे ले जाना चाहिए। वहाँ इसको भी आत्मज्ञान मिलेगा और ये जो इसके अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये समाप्त होने लगेगा। तो इनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये लड़का, इसका हाथ भी ठीक हो सकता है, योग अभ्यास का इसको सहयोग दिया जाए, इसकी माँ ये करेगी ही। और ये बहुत अच्छा विजन बनाए अपने मन में। अगर इनका राइट हैंड है ना, शायद राइट हैंड अगर इनका थोड़ा कहीं से वीक है, तो वो संकल्प करे कि मेरा ये हाथ बिल्कुल स्ट्रांग हो गया, मैं हाथ को घुमा रहा हूँ, मैं हाथ को अच्छी तरह यूज कर सकता हूँ, मेरे हाथ में पूरी ताकत है, चाहे लिखने की बात हो, वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ऐसा एक विजन भी बनाए और इसको अपने विचारों को थोड़ा अच्छा कर देना होगा, ताकि ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारण इसको डिप्रेशन हो रहा है, इससे ये बाहर निकल जाए। बिल्कुल दादा जी, कई बार लोग, शायद पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, व्यक्ति खुद तो संभल जाता है, लेकिन जब उनके जो संगी साथी हैं, आसपास के लोग हैं, जब कुछ गलत कमेंट करते हैं, तो वो थोड़ा सा मन में चुभ जाता है और लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, या काश मैं ठीक हो जाता तो लोग मुझे ऐसा नहीं बोलते। इसके लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग, जिसके लिए मैंने सजेस्ट किया इस बच्चे को, जितनी भी आयु इसकी है, इसको सेवा केंद्र पे ले जाए। हमारे वहाँ बहुत बच्चे आते हैं और बहुत कुछ सीख लेते हैं और बहुत हैप्पी लाइफ व्यतीत करते हैं। तो ये जो इफेक्ट होता है दूसरों के शब्दों का, ये समाप्त हो जाएगा। दूसरों के लिए भी कुछ संदेश दे ही दें भ्राता जी, क्योंकि कई बार ऐसा कोई बेचारा नाटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, लंबा है, मतलब लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। वो तो कह के खुश होंगे, हाँ काली भैंस आ गई, मुंह पे नहीं कहेंगे, पीछे जा कहेंगे आ गया नाटा सा, उसको भी कुछ नाम दे देंगे, बटुक महाराज कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, या टूंडा कह देंगे, एक हाथ। ये सब तो चलता है। इसलिए
हम सबको तो यही कहेंगे कि जो भी हमारे साथी हैं उनको सच्चे मन से प्यार दें, अपना सहयोग दें, गुड फीलिंग दें। ये शब्द हंसी मजाक में भले हों, लेकिन ऐसे शब्द बोलने से दूसरों के मन पर बुरा असर पड़ता है, और बच्चों पर खास। इसलिए ऐसे शब्द न बोल के एक सुखद भाषा, दूसरों को उमंग उत्साह दिलाने वाली, खुशी देने वाली भाषा बोलेंगे तो सब अच्छा हो। क्या ये भी फिर कर्मों का एक रिलेशन होता है लता जी? यदि हमने किसी को कुछ ऐसा बोला तो क्या ऐसी संभावना रहती है कि हमारे साथ भी कभी ऐसा हो? रियल तो यही है कि जैसा हमने व्यवहार किया था वैसा ही हमें रिटर्न हो रहा है। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रथा जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए। मित्रों, जैसे शुरुआत हमारी हुई थी सहनशीलता से, और बहुत ही सुंदर धारणा है मैं कहूँगा। भले ही आज हमें देखने में तो नहीं मिलता, चर्चा में भी नहीं है, लेकिन आध्यात्म का एक बहुत सुंदर सा शब्द है, सहनशील बने, या साथ ही अपने अंदर जैसे भ्राता जी कह रहे थे सहन शक्ति को भी पैदा करें। मैं प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन की कहानी पढ़ रहा था, आज के प्रसंग से मुझे वो बात याद आ गई। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी कहा करते थे कि उनके नज़दीक ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज़्यादा गालियों का प्रयोग किया करते थे, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग किया करते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा हमेशा कोई भी आता था तो कहते थे कि ये मेरा बहुत बड़ा मित्र है, मेरा परम मित्र है। और एक समय ऐसा आया कि जब वो व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा था, अपशब्दों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, तो बाबा ने उनके लिए फलों से भरा हुआ टोकरा भेजा कि शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब ये टोकरा लेके कोई व्यक्ति उनके पास गया, दिया और कहा कि ब्रह्मा बाबा ने आपके लिए भिजवाया है, तो वो व्यक्ति बहुत ही ग्लानि से भर गया और वो खुद चल के बाबा के पास आया, उनके चरणों में गिर गया, कहा मैं तो आपके लिए इतने अपशब्द कहा करता था, अब जबकि मैं बीमार हूँ आपने मेरे लिए फलों से भरा हुआ टोकरा भिजवाया है। मित्रों देखें कितना बड़प्पन है ना, कि यदि सामने वाला हमें कुछ कह रहा है लेकिन फिर भी हमारा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हम सहनशील हैं, मुस्कुरा के जवाब देते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है। और ऐसे लोग यदि परिवर्तित होंगे तभी तो समाज सुंदर और श्रेष्ठ बनेगा ना। यदि टीट फॉर टैट वाली नीति रखेंगे, तूने मुझे 2 गाली दी मैं भी 4 देता हूँ, समाज को हम बेहतर नहीं बना पाएंगे। क्यों ना सहनशीलता को धारण करके समाज को सुंदर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, बेहतर बनाएं, क्योंकि इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।